अगर पति ने घर की पूरी ईएमआई खुद भरी है, फिर भी आधा घर पत्नी का होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, जब किसी ने पैसे खुद कमाए हो और पूरी ईएमआई खुद भरी हो, तो फिर घर भी उसका पूरा होना चाहिए। बट आज जो हम जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जॉइंट नेम वाली प्रॉपर्टी पे कुछ ऐसी टिप्पणी दी है, जो कि जॉइंट नेम वाली प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के एंगल से हमें समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतीश प्रसाद, 30 हज़ारी कोर्ट दिल्ली से। तो चलिए देखते हैं इस जजमेंट को बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि इस केस में हस्बैंड ने एक प्रॉपर्टी खरीदी मुंबई में। अब प्रॉपर्टी भले हस्बैंड ने खरीदी, पर टैक्स के वजह से उसने प्रॉपर्टी अपने और अपनी पत्नी के नाम पे करा दी। हस्बैंड का कहना था कि उसने सारी ईएमआई खुद भरे हैं और वाइफ की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है प्रॉपर्टी में। खैर, हुआ ऐसा कि इस फ्लैट को बैंक ने वापस रिपोजेस करके ऑक्शन कर दिया, क्योंकि हस्बैंड ने इसकी ईएमआई पूरी नहीं भरी। अब ऑक्शन करने के बाद बचा सरप्लस अमाउंट था 1 करोड़। अब इस 1 करोड़ को लेके ही पूरी कहानी है। वाइफ ने क्लेम किया कि इस 1 करोड़ के ऊपर 50% हक उसका है। हस्बैंड ने बोला कि पूरी ईएमआई मैंने खुद भरी है, तो इस 1 करोड़ के ऊपर पूरा हक तो मेरा होगा, भले प्रॉपर्टी जॉइंटली दोनों के नाम पे है, पर पैसे तो मैंने भरे हैं पूरे। इस बात पे कोर्ट ने बेनामी एक्ट को रेफर किया। दोस्तों, अगर आप जजमेंट देखेंगे तो पैराग्राफ 33 और 34 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को रेफर किया है। देखिए दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में बेनामी प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें पैसा किसी और का होता है, नाम किसी और का होता है। अब बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 4 को अगर आप देखें, तो बेनामी प्रॉपर्टी का हकदार कोई सूट फाइल ही नहीं कर सकता है उसकी ओनरशिप क्लेम करने के लिए। और सेक्शन 4 का सब क्लॉज 2 कहता है कि ऐसे सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप का डिफेंस भी नहीं ले सकता है किसी सूट में। कोर्ट ने इस बेनामी एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 को रेफर करके कहा है कि अगर प्रॉपर्टी में पैसा किसी और का है और नाम किसी और का है, तो फिर ये डिफेंस ही नहीं लिया जा सकता है कोर्ट के कोई सूट में। और इस वजह से हस्बैंड की दलील को कोर्ट ने कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि ये दलील बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के वजह से ली ही नहीं जा सकती है कोई केस में। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जब कोर्ट ने ऐसा डिफेंस लेने से हस्बैंड को प्रिक्लूड ही कर दिया, तो फिर वाइफ ने ये दलील दी कि प्रॉपर्टी उसकी पूरी है और उसको ये स्त्रीधन में मिली थी। अब इस दलील को भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जॉइंट नेम में हेल्ड प्रॉपर्टी कभी भी स्त्रीधन नहीं हो सकती है। जॉइंट नेम में हेल्ड प्रॉपर्टी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है और वो कभी गिफ्ट का रूप नहीं ले सकती है। तो दोस्तों, इस केस में ना हस्बैंड को प्रॉपर्टी पे 100% ओनरशिप मिली, ना वाइफ को प्रॉपर्टी पे 100% ओनरशिप मिली। कोर्ट ने इस बात के सबूत भी नहीं मांगे कि किसने ईएमआई भरे हैं, क्योंकि इस बात पे जाने का जरूरत ही नहीं था। बिकॉज हस्बैंड वॉज प्रिक्लूडेड फ्रॉम टेकिंग दिस डिफेंस ड्यू टू बेनामी एक्ट, और वाइफ भी इसको स्त्रीधन क्लेम करने से प्रिक्लूडेड थी ड्यू टू प्रॉपर्टी बीइंग जॉइंटली हेल्ड बाय बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में कोर्ट ने कहा कि जो सरप्लस अमाउंट है 1 CR का, उसका 50-50% बंटवारा होगा हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जस्ट बिकॉज प्रॉपर्टी दोनों के नाम में जॉइंटली हेल्ड है। तो दोस्तों, इस जजमेंट से आपको क्या टेक अवे मिलते हैं? दोस्तों, इस जजमेंट से आपको ये टेक अवे मिलते हैं कि टैक्स के थोड़े बहुत मनी बचाने की वजह से, या फिर इमोशंस में बह के प्रॉपर्टी को आप जॉइंट नेम में अगर रजिस्टर करा रहे हैं, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी अवेयर होना चाहिए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि प्रॉपर्टी दोनों के नाम पे मानी जाएगी, भले ईएमआई किसी ने भी भरे हो। आपका जो टाइटल डीड है, उस पे जिनका नाम है, वही डिसाइड करता है प्रॉपर्टी किसके नाम पे है और किनका कितना शेयर है। तो दोस्तों, अगर आप एक कपल है, तो आप अपनी एस्टेट प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस जजमेंट को ध्यान में रख के ज़रूर करें कि जॉइंट नेम में प्रॉपर्टी डालने के क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आज का केस एनालिसिस आपको समझ आया हो और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।